नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महुआ की पेशी के दौरान संग्राम, तृणमूल सांसद का आरोप के आचार समिति अध्यक्ष ने पूछे अनैतिक व अशोभनीय सवाल। विपक्षी सदस्यों ने महुआ मोइत्रा के समर्थन में किया वॉकआउट। महुआ मोइत्रा ने कहा सवाल पूछने के लिए नहीं लिया कोई लाभ। ये आप देखेंगे इन पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, इन पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। तो उसी का आप देखते हैं कि आचार समिति के सामने ये उपस्थित हुई थी। लोकसभा की आचार समिति के बारे में लोकसभा की नियमावली में दिया गया है और इसके अनुसार लोकसभा में एक आचार समिति होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 1 साल का होगा और आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और यह समिति लोकसभा की कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य द्वारा किए गए अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगी और जैसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया गया हो। और समिति लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगी, उसे समय समय पर इसमें संशोधन और बदलाव करने का अधिकार है। और आप देखते हैं कि इस समिति के लिए निर्दिष्ट किसी शिकायत पर प्राथमिक जांच होगी। जांच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एक रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देगा और जिसके बाद इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा या फिर सवाल जवाब किया जाएगा और इस प्रकार चर्चा आधे घंटे से अधिक की नहीं होगी और चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति या असहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और लोकसभा में पहली आचार समिति का गठन 16 मई सन 2000 में हुआ था। आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसमें लोकसभा की रूल बुक में संशोधन के से संबंधित सुझाव दिए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वही चल रहा है। समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर बोले महुआ ने मुझे पर की असंसदीय टिप्पणियां। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है खूब। विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा है भारत। और आप देखते हैं कि कल जो हमारे श्रीलंका से था ना, तो उसमें आप देखते हैं कि आप लोगों ने भारी जीत बनाई हुई है श्रीलंका में। चलिए, तो ये भी बात हो रही है। पार्टियों को मिले चंदे का ब्यौरा दे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम चुनावी बॉन्ड मामले में बहस पूरी, शीर्ष अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में योजना को सही ठहराया। ये आप देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां चलती हैं चंदा लेकर, उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। वहीं अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो आप देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की देखभाल करता है चुनाव आयोग। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है, पीएम मोदी साहब करें। रायपुर में आप देखते, छत्तीसगढ़ में क्योंकि चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी। बीएचयू परिसर में छात्रा के कपड़े फाड़े और वीडियो बनाया। ये बनारसी में आप देखिए इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो आप देखते हैं कि शर्मिंदगी हम लोगों को हो जाती है। सोचिए, ईडी के समक्ष पेशी के लिए नहीं पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी को नोटिस का जवाब दिया। कहा नोटिस इसलिए भेजा ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर सकूं। आप देखते हैं जो शराब नीति आई थी ना, आबकारी नीति, तो उसमें आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो रही है। और ये आप देखें दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ईडी की अगर हम लोग बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। 30 नवंबर तक होगा जेई मेन के लिए आवेदन। एनटीए ने जारी किया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम। आवेदन शुरू 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होगी परीक्षा। 12 फरवरी को आएंगे नतीजे इसके। ये भी देखिए। एनसीआर की हवा हुई दम घुटू, ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो चुका है। और राजधानी क्षेत्र आप देखते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है यहाँ तो। पंजाब दिल्ली आबकारी नीति चोरी और सीना चोरी वाली है। सिद्धू पंजाब के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं।
गाजा शहर में आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। ये आप सभी जानते हैं, इजराइल और आप देखते हैं कि हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी की बात हो रही है। देखिए, इस तरह के कोई भी मामला रहता है, यूक्रेन रूस का युद्ध का हो या इजराइल फिलिस्तीन का हो, हमास का हो, एक बार इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर आप देखिए चुपचाप आप लोग अपना काम करते रहिए। फिर कोई अपडेट हो रहा है कि कोई न्यायालय, कोई आप देखते हैं देश, आप हम लोग कुछ कदम उठा रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, तो अपडेट कर लेना है आपको। डेली आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि लड़ाई चल रही तो चलती रहेगी, वो तो कब खत्म होगी ये पता थोड़ी हम लोगों को। कांग्रेस चुनाव में व्यस्त, अभी विपक्षी एकता पर ना नहीं दे रही है ध्यान। नीतीश कुमार कह रहे हैं, आप देखते हैं जो इंडिया गठबंधन बना ना 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, आबादी गाड़ियां शहरों में ज्यादा, हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। ये आप देखते हैं कि नियमों की अनदेखी, ट्रामा सेंटरों की अभाव गांवों में बढ़ा देता है जोखिम। इन इलाकों में नहीं हो पाती है निगरानी और सख्ती, लोगों में जागरूकता भी नहीं है। चलिए, आप सभी जानते हैं कि अभी जो आंकड़े आए हुए हैं उसी की बात हो रही है, और सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ हो जाती है हर साल। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देखिए, शहरी क्षेत्रों में अगर हम लोग 2022 में देखें ना, तो 54,230 दुर्घटना हुई है। और आप देखते हैं कि मौत आप देखें तो 1,59,444, और आप देखते हैं कि घायल हुए 1,77,269। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें 2022 में तो 2,84,043 घटनाएं हुई हैं। इसमें मौत आप देखेंगे कि 1,14,261 है और घायल हुए 2,83,922। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। शरीर में जो भूमिका रीढ़ की है वही संसद में महिलाओं की है। धनखड़ साहब कह रहे हैं, मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं को संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने का दिया निमंत्रण। इन्होंने संसद पर 15 दिन के पाठ्यक्रम के लिए 5 प्रशिक्षुओं को आमंत्रित किया है। और 33% आरक्षण भी महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में देने की बात हो चुकी है। अब आप देखिए कानून कब लागू होगा वो देखने लायक होगा। रिश्ता नहीं चलना दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने का आधार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा, सरकारी कर्मचारी को अगर झूठे मामले में जेल में डाला गया तो उसका करियर हो जाएगा बर्बाद। ये आप देख रहे हैं कि आजकल इस तरह के मामले भी काफी आ रहे हैं, पारिवारिक मामले भी आप लोग देख रहे होंगे। देश के 4 हाई कोर्टों में 13 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अगले हफ्ते भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता होगी। नई दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाली बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन करेंगे शिरकत। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर होगी विस्तृत बातचीत। और आपको बता दूं, देखिए इसमें विदेश मंत्री आपके भाग लेते हैं और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, ठीक है। और हमारी तरफ से यही भाग लेंगे, हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। कैदियों से मिलने के लिए आधार कार्ड ले जाना हो गया अनिवार्य। ये आप देखते हैं ना, जेल में बंद रहते कैदी, उनकी बात हो रही है। मस्क ने बेटे के नाम में भारतीय विज्ञानी का जिक्र किया। चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री, आईटी मंत्री कह रहे, राज्यपाल के बिलों को मंजूरी देने में देरी के विरुद्ध अब केरल पहुंचा कोर्ट में। कुल 8 विधेयकों में 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित, कहा स्वीकृति देने में विलंब से जनता के लिए अधिकारों का हुआ हनन। एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं पहले भी आप लोगों से बोल रहा हूं कि परेशानी ये रहती है कि आप देखते हैं कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो आप देखते हैं कि वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी टकराव देखने को मिलता है। पंजाब में चल रहा है, केरल में चल रहा है, पश्चिम बंगाल चले जाइए, अब कर्नाटक में भी शुरू हो चुका है। एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि भली आप देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, लेकिन आप देखते हैं केंद्र सरकार जैसे चाहती उसे राज्यपाल बना देती है। अब थावरचंद गहलोत बीजेपी के नेता थे, वो आप देखिए कर्नाटक के राज्यपाल बन चुके हैं। अब आप समझिए कि किस तरह से काम करेंगे, वो तो पार्टी विचारधारा उनकी जो है वो करते रहेंगे, और इसलिए टकराव देखने को मिलेगा। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें ना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। और आप देखिए अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया। वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति भी दी गई है। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को ले आ सकता है, 213 अनुच्छेद 213 के तहत। चलिए ये सब याद रखिएगा। मुझे माई लॉर्ड कहना बंद करो, आपको अपनी आधी सैलरी दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा बार बार माई लॉर्ड और योर लॉर्ड कहे जाने पर नाखुशी व्यक्त की है। स्थानीय कंपनियों से रक्षा खरीद पर जोर, अधिग्रहण बजट का 75% स्थानीय कंपनियों से खरीद पर खर्च होगा। राजनाथ बोले, हमारी सरकार ने हथियारों के आयात से खुद को रोका है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को चुनाव आयोग स्कूली बच्चों में रोपेगा लोकतंत्र के बीच। स्कूल में डेमोक्रेसी रोम तैयार करने का प्रस्ताव। शिक्षा मंत्रालय के साथ हुआ समझौता। एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं तक की किताबों में शामिल होगी इससे जुड़े पाठ। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कौन जाए वोट डालने, तो वो प्रवृत्ति भी हमें हटाना है। भूटान नरेश आएंगे भारत और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। 8 दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी जयशंकर से मुलाकात करेंगे, आप देखते हैं। और हाल ही में सीमा विवाद जल्द सुलझाने पर भूटान चीन में बनी थी ना सहमति, ये आप देखेंगे। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये भूटान है, सिक्किम, आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। अलर्ट मामले में एप्पल को नोटिस, CERT ने शुरू की जांच। विपक्षी सांसदों ने लगाया कि जासूसी का आरोप। एप्पल के मिले थे अलर्ट, तो उसी की बात हो रही, एप्पल फोन की बात हो रही। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है। नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे। AICTE ने कंपनियों और संस्थानों के साथ मिलकर शुरू किया प्लेसमेंट पोर्टल। अब तक 2000 से अधिक कंपनियों द्वारा हो चुकी है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और 6 लाख गांव तक पहुंचा ये पोर्टल। तो यहां से आप देखते हैं इंजीनियरिंग सहित दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में से जुड़े छात्रों को अब नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए अहम पहल का है। इसके तहत प्लेसमेंट पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें इन सभी क्षेत्रों में जुड़े इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थाओं के साथ ही उन सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी जोड़ने का काम शुरू हो गया है जहां इनके लिए नई नई नौकरियां सृजित होगी। अब तक करीब 2000 कंपनियां इस पोर्टल पर जुड़ गई हैं। या आप देखते हैं वो उपलब्ध करवा देंगे कि हमारे यहाँ पद खाली हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं, कर सकते हैं अपना, अच्छी बात है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हो गई महासागर 2023 का, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी 5 राज्यों में आपके विधानसभा चुनाव है। कहाँ कहाँ चुनाव हैं, क्या आप इनमें से किसी एक राज्य में रहते हैं, बताइए आप लोग। ये जरांगे का अनशन खत्म, सरकार को दिया 2 माह का समय। ये आप देखिए मराठा आरक्षण की बात हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, ये आप लोगों को बता दूं। अब आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमें मराठाओं को कुर्मी में शामिल कर लीजिए। कुर्मी ओबीसी जाति है तो उन्हें ओबीसी का आरक्षण मिलने लगेगा। कल हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास ली थी इस पर, ये महाराष्ट्र में चल रहा है ना। विश्वनाथ धाम में बलिदानी कार सेवकों की मोक्ष मुक्ति का अनुष्ठान। राजस्थान पुलिस ने ईडी के 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो सोचिए आप लोग ईडी कितने अच्छी है।
ज्ञानवापी में सर्वे के लिए एएसआई को मिला 15 दिन का और समय। ये आप देखते हैं कि वाराणसी का मामला है, और आप देखते हैं कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है ना। कहा जाता है कि इसे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी, एसआईटी रडार पर हिमाचल प्रदेश के 30 जवान। ये आप देखिए, आईआरवी में मुख्य आरक्षी रहे सुनील और अनिल ने पुलिसकर्मी को क्रिप्टो के खेल में झोंका। ये आप देखिए, सुनील मोहाली पुलिस की गिरफ्त में, अनिल भूमिगत, दोनों ने ली थी VRS। 6 एयरपोर्ट के कंट्रोलर पर दुगना काम, ATC गिल्ट को आपत्ति। और कंट्रोल एरिया के प्रोसीजरल कंट्रोलर को हटाकर सर्विलांस कंट्रोलर के जिम्मे दिया गया काम। सर्विलांस रडार बंद रहने पर ही लखनऊ में जनवरी में हुई थी कंट्रोलर पर कार्रवाई। ये 38वीं इंदिरा मैराथन 19 को शामिल होंगे होंगे आप देखिए 1000 धावक। ये आप सोच लीजिए, प्रयागराज में होती है ना, सुनते रहते होंगे। नए विचार से ग्राम पंचायत को दिखाई आत्मनिर्भरता की राय। गोरखपुर की छितौना पंचायत में प्रधान दिनेश कुमार की सलाह पर खरीदा एक्सवेटर और ट्रैक्टर ट्राली किराए से हो रही है आय। ये आप लोग देखेंगे इस तरह के सरपंच बहुत कम मिलते हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह का प्रतिनिधि है तो आपके क्षेत्र की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कहते हैं ना कि जो प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकते वो आपका स्थानीय जिसे आप चुनते हैं, चाहे वो आपका विधायक कह लीजिए, चाहे आप देखिए आपकी और नीचे आइए सरपंच, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम वाला कर सकता है। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। नए भारत का सीधा संदेश, कनाडा सरकार के अनलगर आरोपों और वहां पनप रही भारत विरोधी ताकतों के प्रति जस्टिन ट्रूडो के ढोलमोल रवैये पर भारत सरकार की कठोर प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है। असल में यह नया भारत है जो अपने समक्ष चुनौतियों के जवाब देने में कोई संकोच नहीं करता है। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक भारत पश्चिमी देशों से लेकर चीन और पाकिस्तान द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है, क्योंकि हमारे नेताओं का रवैया शिथिल रहा था उस समय। और यहां तक कि जब आक्रामक रोक की आवश्यकता होती थी तब भी भारत नरमी दिखाता रहा। दुनिया भारत के नरम रवैये की अभ्यस्त हो गई थी। यही देखकर कनाडा ने सोचा था कि वह भारत को दबाव में लेकर स्थिति का लाभ उठा लेगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से स्थितियां बदल गई हैं। भारत के पड़ोस में भी पाकिस्तान और चीन भी इससे अवगत है कि उन्हें नए भारत के साथ जूझना है, और यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी बदलते हुए भारत के भाव को महसूस कर चुके हैं। उसी अनुरूप उसके संबंधों की दिशा नए सिरे से निर्धारित करने में लगे हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को हल्के में लेते हुए उस पर अनर्गल आरोप मढ़ दिए, जबकि भारत लंबे समय से कनाडा को आगाह करता रहा कि वह अपने यहाँ पनप रहे खालिस्तानी तत्वों के साथ सख्ती से निपटे, पर ऐसा हुआ नहीं। वहां भारतीय नेताओं और राजनयिकों की हत्या का आहन होने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन होने लगा। कनाडा में अलगाववादियों के बुलंद हौसले का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त और टोरंटो में काउंसल जनरल की हत्या के आहन से जुड़े पोस्टर तक लगाए गए। हैरानी की बात यह रही कि ट्रूडो और उनकी सरकार ने इसे अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताते हुए कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझा। दोनों देशों के बीच टकराव हरदीप सिंह निज्जर नाम के अलगाववादी की हत्या के बाद शुरू हुआ। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को नकाबपोश लोगों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया और उन पर अपराध में मिलीभगत का आरोप
आरोप लगाया। भारत ने भी जवाब में कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया और उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते रसातल में जाते देखे और रही सही कसर आप देखते हैं कनाडा संसद में ट्रूडो के इस बयान से पूरी कर दी कि कनाडा की धरती पर उनके एक नागरिक की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के कुछ पुख्ता आरोप मिले हैं। भारत ने उनके आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। भारत ने कनाडा पर यह आरोप लगाया कि अपने यहाँ भारत विरोधी अलगाववादी गतिविधियों पर वह कोई विराम नहीं लगा पा रहे हैं। पहले तो भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी, फिर भारत से 41 राजनयिकों को हटाने का निर्देश दिया। राजनयिकों को हटाने के मामले में भारत ने कूटनीतिक संबंधों में समता के सिद्धांत का हवाला दिया, लेकिन असल में यह भारत का ऐसा सख्त रवैया था जो कनाडा या पश्चिम के किसी देश ने पहले नहीं देखा था। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने इसकी परवाह नहीं की और अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि कनाडा में सुर मिला रहे। कनाडा को जल्द ही एहसास हो गया कि अगर वह भी जवाब में भारतीयों को वीजा देना बंद कर देगा तो अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ते हैं। वीजा पर कोई रोक या प्रतिबंध कनाडाई शिक्षा संस्थान की आर्थिकी बिगाड़ देगा और साथ ही कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है, उनमें से अधिकांश ने कनाडा की नागरिकता ले ली है। यदि कनाडा भारतीयों के लिए वीजा पर रोक लगाता है तो ये नागरिक ही बुरी तरह से प्रभावित होंगे, जिनमें आपसे अधिकांश की जड़ें पंजाब में हैं और जहां आज भी उनके रिश्तेदार रहते हैं। दूसरी ओर आप देखिए कनाडा के कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो भारत में बसे हैं और उन्होंने आप देखिए भारतीय नागरिकता ली है और वीजा पर प्रतिबंध से लेकर आप देखते हैं कि पर्यटकों की आवाजाही ही प्रभावित होती है। ऐसे में कनाडा ने आप देखिए कि जैसे को तैसा वाला नीति को नहीं अपनाई। वहीं कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद भारत ने वीजा सेवाएं बहाल कर दी। जहां तक निज्जर हत्याकांड का सवाल है तो उसकी जांच प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है। सब कुछ सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद जांच एजेंसियों के स्तर पर हिला हवाली जारी है। अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं रखे गए, जबकि दावा किया जा रहा है कि जांच में कोई कोताही नहीं की जा रही। इस मामले पर टकराव बढ़ने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक फलक पर प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट एवं दृढ़ रवैये को ही प्रदर्शित किया है। वॉशिंगटन में उन्होंने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि कनाडा में कारगर भारतीय राजनयिकों के लिए माहौल बहुत हिंसक उकसावे वाला है, जिस पर विराम लगना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोप भारतीय नीति से मेल नहीं खाते और यदि कनाडा की ओर से कुछ प्रासंगिक और ठोस मिलता है तो भारत उसकी परख करेगा। जयशंकर ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी का मुद्दा भारत और कनाडा के बीच पिछले काफी समय से चिंता का विषय बना हुआ है और इसकी जड़ें पिछली सदी के 90वें दशक से जुड़ी हुई है, लेकिन तब वह उतना सक्रिय नहीं था जितना आज कनाडा के शिथिल रवैये के चलते हो गए हैं। और भारत के कड़े रोक को देखते हुए कनाडा को कदम पीछे खींचने पर विवश होना पड़ा। खुद ट्रूडो ने कहा है कि वह मामले को और लंबा नहीं खींचना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ता से भरा रोक कम से कम अभी तो फायदेमंद दिख रहा है। अंततः इसका चाहे जो परिणाम आए, लेकिन यह तय है कि पूरे विश्व को यह संदेश अवश्य गया है कि अब भारत को निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं ए सूर्य प्रकाश, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अस्थिरता से घिरता पश्चिमी एशिया, इजरायल और हमास के बीच हिंसक टकराव अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, तो उसी की बातें हो रही। भारत अपने प्रभाव से पश्चिम एशिया में दशकों से चले आ रहे तनाव को दूर करने में सफल हो सकता है, अब ये कहा जा रहा है। इसमें आप देखते हैं कि हाल फिलहाल उसके थमने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजरायल की बमबारी को लेकर गत दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी तनाव देखने को मिला, जहां एक तरफ अरब देशों ने गाजा में बढ़ती मौतों पर आक्रोश व्यक्त किया, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस पर तीखा हमला बोला। बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर तेहरान कहीं पर भी अमेरिकियों पर हमला करता है तो वह निर्णायक जवाब देगा। पश्चिम एशिया में तब से तनाव बढ़ रहा है जब से दक्षिणी इजरायल पर हमास का आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में करीब 1400 बेगुनाह इजरायली मारे गए। इस हमले में लगभग 200 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। इसके बाद इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है, जो आज तक जारी है। इजरायल और आप देखिए हमास के बीच युद्ध का गहरा असर पूरे एशिया, पश्चिम एशिया और अंततः विश्व पर होगा। 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद से लेकर
इस क्षेत्र में कई युद्ध और संघर्ष हुए जिनमें जान माल को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन दशकों पुराने इस खूनी संघर्ष से किसी समस्या का समाधान होने के बजाय और गंभीर चुनौतियां पैदा होती चली गई। कुछ समय पहले अमेरिका ने पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अब्राहम समझौते मध्यस्थता की। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसकी सराहना कई देशों ने की थी। बाद में कुछ और देश जैसे बहरीन हो गया, मोरक्को, सूडान भी अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता बने। इसके बाद इन देशों में आपसी व्यापार भी तेजी से बढ़ा। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब में एक पर्यटन कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें भाग लेने के लिए इजरायली पर्यटन मंत्री ने वहां का दौरा किया। और आप देखिए यहाँ उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि यह इजरायल सरकार के किसी सदस्य का पहला सऊदी अरब दौरा था, लेकिन वर्तमान युद्ध ने इस सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी। जो अमेरिका कुछ समय पहले अब तक अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाते हुए इजरायल और सऊदी अरब को करीब लाने की कोशिश कर रहा था, उसे अब अपने दो शक्तिशाली विमान वाहक पोत इस क्षेत्र में उतारने पड़ गए। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो कदम उठा रहा है, क्या वे कारगर साबित होंगे? अतीत को देखें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में अपनाई रणनीति दुनिया को शांति की ओर ले जाने में कम बल्कि उसे अस्थिरता के रास्ते पर धकेलने वाली ज्यादा साबित हुई। वर्तमान परिस्थितियों में विख्यात साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग की कविता व्हाइट मैन्स बर्डन याद आ रही है, जिसके अनुसार समस्त विश्व का उत्थान उसे सभ्य बनाना श्वेत व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन दुनिया के हालात देखकर लगता है कि रूडयार्ड किपलिंग के इस ब्राइट मैन का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इराक और अफगानिस्तान के विरुद्ध अमेरिका का चला लंबा युद्ध हो या फिर ईरान पर लगाई गई आर्थिक पाबंदियां, किसी भी स्तर पर सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब हम भारत की विदेश नीति को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत ने न सिर्फ इजरायल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है बल्कि फलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए इजरायल और फलस्तीन के बीच सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की मांग भी की है। यह न सिर्फ एक सकारात्मक कदम है बल्कि भारतीय विदेश नीति के अपेक्षित दिशा में अग्रसर होने का प्रमाण भी है। समाज में शांति, सद्भाव और विश्वास से ही स्थायी प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा इसका एक उदाहरण है। यह गलियारा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते भारत को यूरोप में ग्रीस से जोड़ेगा। लेकिन इस योजना की सफलता विश्व बिरादरी के आपसी विश्वास और भाईचारे पर निर्भर करेगी, जो केवल बातचीत से ही संभव है। ऐसी कोई बातचीत आगे बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कारगर नहीं हो पा रही है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस पर जोर देते हुए कहा था कि दुनिया की बदलती वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना अनिवार्य है, और क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो लोग समय के साथ नहीं बदलते वे अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। और यही आज संयुक्त राष्ट्र के साथ होता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में आप देखते हैं कि दशकों से चले आ रहे तनाव को कम करने में न संयुक्त राष्ट्र सफल हो पाया और न ही अमेरिका एवं यूरोप। जब तक गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है तब कई बार एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो उससे बाहर निकलने का रास्ता सुझा सके और मार्गदर्शन कर सके। आज भारत उन देशों में से एक है जिसकी न सिर्फ इजराइल समेत पश्चिम एशिया देशों बल्कि अरब देशों के लगभग हर देश के साथ अच्छे संबंध हैं। आज विश्व स्तर पर एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में भारत पश्चिम एशिया में शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इससे भारत न सिर्फ एक मजबूत शांति मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो सकेगा बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मजबूत दावेदार के रूप में भी उभर कर विश्व के सामने आएगा। लेखक इस्लामिक मामलों के जानकार है, इनका नाम है रमेश सिद्दीकी की। इन्होंने आर्टिकल लिखा। यह 3 संगठनों के बारे में आप लोगों ने दिखाया। एक तो यूएन, तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसकी भी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 सदस्य देखने को मिलते हैं, तो 5 तो स्थायी सदस्य हैं। इन 5 स्थायी के बारे में याद रखिएगा। इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 10 अस्थायी सदस्य हैं। लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास विशेष अधिकार है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो ये 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में हुआ तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। एक आप देखते हैं कि बात हुई है G20 की। अब वैसे G20 को G21 कहना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि एक देश और इसमें एक मेंबर और शामिल हो गया है। तो अगर हम लोग G20 की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसका राष्ट्राध्यक्ष यानी कि शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है।
21 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि अफ्रीकी संघ अभी हाल ही में जुड़ा है। और देखिए इस तरह के संगठनों से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं डायरेक्ट ही, और आपको मुख्य परीक्षा में भी कई बार इनकी रिपोर्टें फायदा पहुंचाती हैं, इनके शिखर सम्मेलन फायदा पहुंचाते हैं, तो उनका भी उल्लेख आप वहां करते हैं ना। आंसर राइटिंग में आप देखते हैं, निबंध में आपको फायदा मिलता है, तो देख लिया करिएगा इन्हें। उल्लास की अनुभूति, त्योहारों मंगल अवसरों पर हमारा मन स्वतः उल्लासित हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में रार, जो आप देख रहे हैं कि ठंडा बस्ते में जा चुकी है ना इनकी, तो उसी की बातें हो रही हैं। समन्वित पहल आवश्यक है, गंगा यमुना जैसी नदियों के उद्गम वाले उत्तराखंड में नदियों व जल स्रोतों का सूखना अथवा इनके जल स्तर में कमी आना बड़ी चिंता के रूप में सामने आया। लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रदेश सरकार को भी इसका एहसास हुआ है। त्योहारों से जुड़ी आस्था का उपहास क्यों, ये आप देखिए, त्योहारी मौसम में आस्था का रंग ही नहीं, उपहास का बेरंग बर्ताव भी देखने को मिलता है। अभी करवा चौथ को लेकर कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं का मजाक उड़ाया। वृत्त उत्सव को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता में दखल देने का व्यवहार अब आम हो चला है। अपनों की कुशल कामना से जुड़े उत्सव को लेकर तो खूब नकारात्मक देखने को मिलती है, कभी महिलाओं के शोषण तो कभी पुरातन पंथी सोच का हवाला देकर इन पर्वों को उपहास का विषय बना दिया जाता है। समय के साथ व्रत उपवास से जुड़ी परंपराओं को निभाने के तरीके काफी बदल गए हैं। पारंपरिक पर्वों को मनाने से जुड़े सार्थक आप देखेंगे, पर्वों को मनाने से जुड़े सार्थक बदलाव को भी गहराई से समझा जाना चाहिए। दुखद है कि इन बदलाव को दिल से स्वीकारने के बजाय उससे जुड़े नकारात्मक पक्षों को साझा करने की होड़ लगी है। ऐसे में बात अगर स्वतंत्र सोच की हो से जुड़ी हो, तो जो महिलाएं बिना किसी दबाव के इन पर्वों को मनाना चाहती हैं, उनके विचारों का भी मान किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत आस्था से जुड़ी इस विषय में तार्किक बातें रखना उचित है, पर मन से उन उत्सवों को मना रही महिलाओं के प्रति द्वेष का भाव परोसने की मना स्थिति सचमुच हैरान करने वाली है। जबकि यह त्योहारी मौसम हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक जुड़ाव और व्यक्तिगत संबंधों के उल्लास के लिए संजीवनी के समान होता है। अकेलापन, अवसाद, बिखरते परिवार आज की सामाजिक व्यवस्था का कटु सच बन गए हैं। ऐसे में सामुदायिक जुड़ाव को सींचने में अहम भूमिका निभा रहे रीति रिवाजों को सकारात्मक पक्ष से देखना आवश्यक है। अब पारंपरिक चीजों से जुड़ाव रखना महिलाओं की मजबूरी नहीं है, इन मान्यताओं के मायने बदल गए हैं। अहोई अष्टमी जैसा व्रत कभी बेटों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा था, आज माताएं बेटी के भेद से दूर अपने बच्चों की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह अनुष्ठान करती हैं। करवा चौथ व्रत की परंपरा में भी स्नेह सम्मान के सुखद परिवर्तन नजर आते हैं। छठ का अनुष्ठान पुरुष भी पूरे मनोयोग से करते हैं। जड़ता पूर्ण औपचारिकताओं के बजाय परंपरागत पर्व सहजता और रिश्तों को पोषने के भाव संग मनाए जाते हैं। वहीं विरोध की मानसिकता आज भी इनके पुरातन स्वरूप तक सिमटकर अजब गजब संदर्भ देने तक ही सीमित है। समय के साथ आए बेहतर बदलाव को रेखांकित करने के बजाय कुतर्कों का सहारा लिया जाता है। सकारात्मक बदलाव का मान किए बिना ना तो भविष्य में इन पर्वों का उजास बची रह सकती है और ना ही बची खुशी बंदिशों को खत्म किया जा सकता है। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं करवा चौथ पर, अपना एक व्यू दीजिए आप लोग, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस त्योहार पर। या छोटे कारीगरों और छोटे उद्यमियों को मजबूती, भारतीय अर्थव्यवस्था में कारीगरों और छोटे उद्यमियों का व्यापक योगदान है। ये दोनों वर्ग स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिकी में इनके योगदान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। कारीगरों में छोटे उद्यमों के उत्थान के लिए यह एक सार्थक प्रयास दिख रहा है। लिहाजा इस प्रयास के महत्व उद्देश्यों को आर्थिक पुनर्जागरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आर्थिकी को भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। करवा चौथ के बाद के दिन खरी खरी तंज कसा जाता है। निश्चित छोड़ अनिश्चित की ओर जाने का जोखिम। झारखंड में आप देखिए चुनाव के आहट के साथ ही झारखंड की राजनीतिक प्रयोगों का दौर चल रहा है। समग्र प्रयासों से संभव समाधान। दिल्ली के एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच गया। कुछ दीर्घकालिक उपायों को अमल में लाते हुए इस समस्या का ठोस तरीके से समाधान किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। यह आप देखिए इकोनॉमी का पार्ट है। देश का फार्मा सेक्टर भी बढ़ोतरी की राह पर है और वस्तुओं में कुल निर्यात में गिरावट के बावजूद विदेश में लगातार बढ़ रही भारत में बनी
दवाओं की मांग 13.3 अरब डॉलर का। ये आप देखिए फार्मा निर्यात रहा है इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 9.01% की बढ़ोतरी दर्ज की गई फार्मा निर्यात में इस साल। मार्क मोबियस ने कहा कि निवेश के लिए भारत एक सुरक्षित ठिकाना है। एमएसपी पर 161.47 टन धान खरीदा गया। 51% हिस्सेदारी बेचेगा कोटक इंश्योरेंस। अदानी इंटरप्राइजेज का शुद्ध लाभ हुआ आधा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नीतिगत दरों में नहीं किया बदलाव। फेड के फैसले से बाजार में 2 दिन से जारी गिरावट गिरावट थमी। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री साहब, और पहला संस्करण इसका 2017 में आयोजित किया गया था। समझ रहे हैं? HCL के शिव नाडर सबसे बड़े दान करता है। जरूरतमंदों के लिए उनका योगदान 76% बढ़कर 2042 करोड़ हुआ। अजय प्रेम जी का दाम 267% बढ़कर आप देखते हैं कि 1774 करोड़ रुपए हो गया। रोहिणी नीलेकनी सबसे उदार महिला हैं। स्मार्टफोन बिक्री में सैमसंग सबसे आगे है। ब्रांड की रेटिंग के आधार पर खरीदारी करते हैं भारतीय, सर्वे कह रहा है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, वही गाजा आप देख रहे हैं, फिर फिलिस्तीन, फिर आप देखिए इजराइल। श्रीलंका का कर्ज उतरवाने के लिए हर मदद करेगा भारत, सीतारमण हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। पाक में राष्ट्रपति ने चुनाव की तिथि 11 जगह पर 8 फरवरी तय की है। ये पाकिस्तान की बात हो रही। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है, हमारा पड़ोसी है। COP28 जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में आएंगे किंग चार्ल्स ब्रिटेन के। ये दुबई में होने वाला संयुक्त राष्ट्र COP28 सम्मेलन है ना, उसी की बात हो रही है। मॉरिशस के PM जुगनाथ से मिले राज्यमंत्री मुरलीधरन हमारे। भूकंप के झटकों से हिला इंडोनेशिया, 6.3 तीव्रता रही है। देखिए अगर भूकंप की बात करें तो भूमि का कांपना मतलब भूकंप, ठीक है। यूक्रेन ने परमाणु संयंत्र के समीप ड्रोन से हमला किया। ये आप देखें, यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच युद्ध भी चल रहा है लंबे समय से। कब खत्म होगा ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। जयशंकर ने इटली के साथ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया है, हमारे विदेश मंत्री है ना। कनाडा 2025 से 5 लाख लोगों को देगा स्थायी नागरिकता। बूढ़ी होती आबादी और श्रम की कमी का सामना कर रहा है कनाडा। ये आप देख रहे हैं क्रिकेट का अच्छे थे खेल का, खासकर आप लोग क्रिकेट को काफी पसंद भी करते हैं। चलिए फाइनल हो जाने दीजिए। वैसे तो आप लोग एक एक गेंद देख रहे होंगे अगर दिलचस्पी रखते होंगे तो। बस आप लोग याद रखा करिएगा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कुछ खास कर पा रहा है तो उसके बारे में याद रखा करिएगा। चलिए अपनी मेहनत से चमकेंगे सितारे। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। जीव विज्ञान की दुनिया में पहली बार प्रयोग हुआ सेल शब्द। ये 1664 में आज ही विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया की उन्नत प्रति प्रदर्शित की थी, और इसने पहली बार जीव विज्ञान की दुनिया में को सेल कोशिका शब्द से परिचित कराया। पुस्तक में सूक्ष्म जीवों के शारीरिक विवरण दिए गए थे। पहली बार रूस ने स्पुतनिक 2 यान से अंतरिक्ष में भेजा जानवर। 1957 में आज ही रूस ने स्पुतनिक 2 यान से पहली बार किसी जानवर को अंतरिक्ष में भेजा था। यह जानवर साइबेरियाई हस्की नस्ल की लाइका नाम की कुतिया थी। लाइका की कक्षा में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे मिले जैविक डेटा आगामी मानव मिशन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ था। दमदार अभिनय से पृथ्वीराज कपूर ने सिनेमा में दी नई ऊंचाइयां। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जन्म 1906 में आज ही के दिन अविभाजित भारत की फैसलाबाद अब पाकिस्तान में हुआ था।
शुरू से ही नाटकों में रुचि लेने लगे। वर्ष 1928 में अभिनेता बनने मुंबई आ गए। वर्ष 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भूमिका निभाई। 1944 में थिएटर में मंडली पृथ्वी की शुरुआत की, जिसमें भारत में फिल्म उद्योग के विकास में भूमिका निभाई। वर्ष 1960 में मुगल आजम फिल्म में उन्होंने अमर बना दिया उन्हें। सिकंदर, कल आज और कल, आनंद मठ जैसी कई यादगार फिल्में उन्होंने। ट्राम की सवारी, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ट्राम की सवारी का आनंद लेते सांता क्लॉज। क्रिसमस का पर्व नजदीक आने पर यह स्कूल में सांता व्यवहारिक शिक्षा के अलावा उन्हें पर्व में सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है। गाय के गोबर से तैयार किया गया जीवाणु रोधक पेंट एंटी फंगल, ताप रोधक होने के साथ टिकाऊ व सस्ता भी। पेड़ पौधों के रस से भी पेंट बनाने की तैयारी हो रही है। गाय के गोबर को पहले प्रीमैक्स मशीन में पानी के साथ मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरी तरह से घुलने के बाद गोबर की स्लरी को टेफल डिस्क रेफर पिसने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 90 डिग्री तापमान पर आधे घंटे के लिए गर्म कर 7 घंटे तक ठंडा करते हैं। नमक के अधिक सेवन से भी बढ़ सकता है डायबिटीज का जोखिम। मादा कछुओं बागेश्वरी और गुआ से संपर्क टूटा। 225 दिनों की ट्रैकिंग के बाद ओलिव रिडली प्रजाति के मादा कछुआ बागेश्वरी और गुहा से संपर्क टूट गया है। इसी साल 23 फरवरी को भारतीय वन्यजीव विभाग की टीम ने सैटेलाइट ट्रैकिंग परियोजना के तहत दोनों कछुओं में सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाने के बाद उन्हें महाराष्ट्र के गुआगर समुद्र तट पर छोड़ा था। डायबिटीज के इलाज में वैज्ञानिक मापदंडों पर खरा उतरा आयुर्वेद। ये इंटरनेशनल आयुर्वेद मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। आयुर्वेदिक दवा के साथ खानपान और जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। सबसे लंबी जुकिन उगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कनाडा में। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई घटना है, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज किस न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत ईमानदारी से करिए और अपने काम में 100% दीजिए अपना।